सो हेलो हाय क्लास 7 स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल माय मंचकिन्स। तो आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड आई नो दैट यू ऑल आर वेटिंग फॉर क्लास 7th चैप्टर नंबर 9 ऑफ एसएसटी, जिसका नाम है फ्रॉम द रूलर्स टू रूल्ड टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। तो ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां पर हम बात करने वाले हैं पॉलिटिक्स की, राजनीति की। समझेंगे, देखेंगे कि हम लोगों के ऊपर किस तरीके से रूल करा जाता है, कौन हमारे रूलर्स हैं और क्या गवर्नमेंट का काम होता है, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में अलग अलग कंट्रीज में किस तरीके की गवर्नमेंट होती है। आप सब मोदी जी के बारे में जानते हो, आप सब योगी जी के बारे में जानते हो, और आप सब राहुल गांधी जी के बारे में भी जानते हो। बट क्या आपको पता है कि इन लोगों का काम क्या है और ये लोग कहां बैठते हैं? तो काम इन लोगों का है हमारा पूरा देश चलाना, हमारे देश के लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाना, हमारे देश के लोगों के ऊपर एक तरीके से बेटर गवर्नमेंट का सिस्टम देना, ताकि लोगों को अच्छी एजुकेशन, अच्छी हेल्थ एंड साथ ही साथ सेफ्टी और पीस मिल सके। तो हम देखते हैं कि जब बात आती है इस बिल्डिंग की, तो यह है हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो अंग्रेजों के टाइम पर बनी थी। और हम देखते हैं कि पिछले 2 साल से पहले तक हम इसी बिल्डिंग का इस्तेमाल करते थे, बट अब यह बिल्डिंग हो चुकी है पुरानी। अब हम देखते हैं कि वी हैव अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप के अंदर हमें देखने को मिलती है। यहां पर हमारे सभी नेता, जिन लोगों को हम चुन करके भेजते हैं, वो लोग बैठते हैं। और आप मानिए कि इस बिल्डिंग से ही भारत का भविष्य तय होता है कि भारत कहां जाएगा। यानी कि जो भी हमारे देश के अंदर कानून है, जो भी हमारे देश के अंदर रूल्स रेगुलेशंस है, सारी चीजें बचा इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग से तय होती हैं। इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर हमें 2 हाउस देखने को मिलते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा की जब मैं बात करता हूं तो यह अपर हाउस कहलाता है और लोकसभा लोअर हाउस कहलाता है। अब इन हाउसेस का, इन बिल्डिंग्स का क्या काम है, यहां पर कौन लोग बैठते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम इसी चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौतम लखानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू मोशन 6, 7, 8। तो लिटिल चैंप्स, आज के इस क्लास में, आज के सेशन में आप और मैं मिलकर के पढ़ने वाले हैं क्लास 7th एसएसटी न्यू बुक का चैप्टर नंबर 9। और इस चैप्टर के अंदर जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे उसमें समझेंगे कि व्हाट इज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं, डेमोक्रेसी क्या है, फंक्शंस क्या है गवर्नमेंट के, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या चीज अलग बनाती है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बाकी कंट्रीज के अंदर इंडिया के अलावा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट किस तरीके से काम करती है। तो चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। बट सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं करा है, और लास्ट में अपना फीडबैक जरूर देना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने सभी दोस्तों के साथ स्कूल ग्रुप में शेयर कर दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। तो देखिए गाइस, आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस के अंदर मेरे साथ कौटिल्य के बारे में पढ़ा, और हम देखते हैं कि जब बात आती है कौटिल्य की, तो हम लोगों ने समझा, देखा, किंगडम्स, एम्पायर्स के बारे में हमने पढ़ा कि कौटिल्य क्या कहता है। तो समझने की जरूरत है कि भैया गवर्नमेंट क्या होती है पहले तो जब मैं यहां पर बच्चा गवर्नमेंट की बात करता हूं तो गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट एक तरीके का सिस्टम है जिसके अंदर कुछ लोग होते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, वो देश को चलाने का काम करते हैं। वो लोग रूल्स बनाते हैं, मेक श्योर करते हैं कि देश के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी सेफ्टी और वेलफेयर, उनके एक तरीके से अच्छाई के लिए काम किया जा सके। तो जब बात आती है कौटिल्य की बच्चा, तो कौटिल्य अपनी बुक अर्थशास्त्र के अंदर एक बहुत बड़ी बात लिखते हैं। कौटिल्य कहते हैं कि जो राजा होता है, राजा के 2 इंपॉर्टेंट काम होते हैं, एक होता है रक्षा और दूसरा होता है पालन। रक्षा में वो कहते हैं कि राजा का काम है कि अपने देश को, अपनी कंट्री को वो दुश्मनों से बचाए, और पालन में वो कहते हैं कि राजा का दूसरा काम है कि जो उसके लोग हैं, उसके देश के अंदर रहने वाली जो उसकी प्रजा है, जो जनता है, वहां पर शांति बनी रहे, और उन लोगों के वेलबींग के लिए, उन लोगों के भलाई के लिए राजा जो है क्या करे, काम करे। तो हम देखते हैं, हमने समझा, पिछली क्लासेस में देखा कि कैसे राजा जो हुआ करते थे वो अपने किंगडम्स को, अपने एम्पायर्स को प्रोटेक्ट किया करते थे, लोगों की सेफ्टी के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए किस तरीके से फूड स्टोरेज का काम किया करते थे, और बहुत सारी चीजें हमने साथ में पढ़ी।
अब जब बात आती है आज के समय की, मॉडर्न डेज की, तो हम क्या देखते हैं कि अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी भी है, कई जगहों पर मोनार्की भी है, कई जगहों पर डिक्टेटरशिप भी हमें देखने को मिल जाती है। तो गवर्नमेंट्स जो हैं ये अलग अलग तरीके से काम करती हैं और हर गवर्नमेंट को पावर कहां से मिलती है? अलग अलग सोर्सेस से मिलती है। भैया अब अगर किसी को सरकार चलानी है तो पावर भी तो कहीं से मिलनी चाहिए ना। तो जैसे मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं, तो डेमोक्रेसी में पावर कहां से मिल रही है नेताओं को? लोगों से। डेमोक्रेसी के अंदर क्या हुआ है? हम लोगों ने अपने नेताओं को इलेक्ट करा है और ये नेता हमारे बिहाफ पर क्या कर रहे हैं? पावर में बैठे हैं, कानून बना रहे हैं, देश के लिए डिसीजन ले रहे हैं। सिमिलरली मोनार्की में पावर कहां से आ रही है? राजा से आ रही है। राजा के पास वो ताकत है, राजा के पास वो शक्ति है कि वो जो मन चाहे वो काम कर सके। तो ये चीजें हमें यहां पर जो है देखने को मिलती हैं। बट जब बात आती है डेमोक्रेसी की बच्चा, तो डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहां पर लोगों की जो आवाज होती है, लोगों की जो वॉइस होती है, उसको सुना जाता है। तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग इन सब चीजों के बारे में ही इन डिटेल बात करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर पढ़ते हैं व्हाट इज गवर्नमेंट एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो यह समझना जरूरी है कि सरकार, गवर्नमेंट होती क्या है और गवर्नमेंट के क्या काम होते हैं, यह हमें देखना है। तो देखिए गवर्नमेंट क्या होती है? गवर्नमेंट जो है ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो क्या करता है? देश को, कंट्री को मैनेज करता है। इन लोगों का काम क्या होता है? इन लोगों का काम होता है कि देश स्मूथली चल सके। तो देश के लिए कानून बनाना, रूल्स रेगुलेशंस बनाना, देश के अंदर शांति बनी रहे, देश के लोगों का वेलफेयर किया जा सके, इन सब चीजों पर ये लोग क्या है? ध्यान देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम क्या देखते हैं कि इंडिया के अंदर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ बेटा जी? कि हम लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने नेताओं को इलेक्ट करा और ये नेता लोग हमारे बिहाफ पर क्या कर रहे हैं? देश के लिए कानून बना रहे हैं। अब मोदी जी को किसने इलेक्ट करा? देश के लोगों ने करा ना। योगी जी को किसने इलेक्ट करा? देश के लोगों ने करा ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये नेता लोग क्या कर रहे हैं? हमारे बिहाफ पर बैठ करके कानून बना रहे हैं। अब बात आती है गवर्नमेंट के फंक्शंस की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट, तो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन गवर्नमेंट का हो जाता है कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर। सरकार का सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? कि भैया देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर बना रहे ताकि लोग जो है क्या रहे? सेफ रहे। तो भैया चोरी चकारी ना हो, मारपीट ना हो, दंगे ना हो, ये सारी चीजें मेक श्योर करना किसका काम है? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का ही काम है कि देश के अंदर क्या बना रहे? पीस, शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, देश के अंदर सिक्योरिटी सबकी मेक श्योर करी जा सके। तो अभी आपने देखा कुछ टाइम पहले जब पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक करा, आतंकवादी हमला हुआ, तो कैसे हमने पाकिस्तान की बैंड बजाई, कैसे हमने पाकिस्तान को रुला दिया। तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साथ ही साथ मैनेजिंग रिलेशंस विद द अदर कंट्रीज। तो आपने देखा होगा कि कैसे जब भी मोदी जी अलग अलग देशों में जाते हैं, कंट्रीज में जाते हैं, तो उनका वेलकम करा जाता है, स्वागत किया जाता है। तो क्या है? हम अच्छे रिलेशंस अगर सबके साथ लेकर के चलेंगे तभी क्या है? हम आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तो नहीं है ना हम कि कटोरा मांग करके खड़े हो जाएंगे कि भैया जरा दे दो, और जो आया लगा दिया रापट। कभी इधर से चाइना मार रहा है, कभी उधर से अमेरिका मार रहा है। हम तो भारत है, हम ऐसी तैसी करके रख देंगे सबकी। तो अच्छा काम क्या है? कि सब देशों के साथ फ्रेंडली रिलेशंस बना करके चलना। देन उसके बाद हम क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्री को प्रोटेक्ट करे थ्रू नेशनल डिफेंस। तो आप देखो हमारी आर्मी के थ्रू, हमारी मिलिट्री के थ्रू, हमारी नेवी के थ्रू, हमारी एयरफोर्स के थ्रू कैसे गवर्नमेंट जो है मेक श्योर करती है कि देश में रहने वाले लोग प्रोटेक्टेड रहें, सिक्योर रहें। अभी पाकिस्तान ने कितने हमारे ऊपर ड्रोन्स मारे, कितनी मिसाइल्स उसने फेंकी उधार ले लेकर के, और हमने क्या करा? हर एक उसकी मिसाइल को, हर एक उसके हमले को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो हमारा नेशनल डिफेंस इतना स्ट्रांग है। ये काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है कि देश का नेशनल डिफेंस स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि लोगों की रक्षा सबसे इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हम क्या देखते हैं कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, अच्छे रोड्स हो गए, ये सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम भी किसका है? गवर्नमेंट का ही है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इकोनॉमी को मैनेज करने का काम किसका है? गवर्नमेंट का है, ताकि देश के अंदर क्या है भैया?
ट्रेड व्यापार हो सके, अच्छे लेवल पर लोगों के पास पैसा हो सके, प्रॉस्पेरिटी आ सके। अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी, व्यापार नहीं होगा, तो लोग खाएंगे कमाएंगे कहां से? तो ये भी काम है मेक श्योर करना गवर्नमेंट का ही। एंड लास्टली पीपल्स वेलफेयर, लोगों का वेलफेयर में भी लोगों का काम गवर्नमेंट करती है, यानी कि अच्छे तरीके से लोगों की लाइफ रह सके, तो अच्छा लोगों को पानी मिले, साफ लोगों को एनवायरमेंट मिले, पॉल्यूशन फ्री चीजें रहें। तो ये सारी की सारी चीजें करने का काम किसका है बच्चा? गवर्नमेंट का है। सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर मैं लिख रहा हूं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आ सकता है, तो आपको यह सारा पता होना चाहिए। अब हमने ये तो समझ लिया कि गवर्नमेंट क्या होती है, गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या काम होते हैं। अब हमें यह देखना है कि डेमोक्रेसी क्या है। मैंने आपको क्या बताया कि भारत के अंदर, इंडिया के अंदर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती है। तो देखिए, जब मैं डेमोक्रेसी की बात करता हूं तो डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल। तो क्या होता है डेमोक्रेसी में कि जो लोग होते हैं, देश के पीपल होते हैं, जनता, ये पीपल क्या करते हैं बच्चा? ये लोग जो हैं, ये जो जनता जो है क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। और ये रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लीडर्स क्या करते हैं? ये लीडर्स जाकर के देश के लिए डिसीजन लेते हैं, ये जाकर के क्या करते हैं? डिसीजंस लेते हैं, ये जाकर के कानून बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि लोगों के पास पावर होती है अपने लीडर्स को क्या करने की? अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की। सो इन डेमोक्रेसी पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। अपने लीडर्स को इलेक्ट करने की पावर है डेमोक्रेसी के अंदर, किसके पास? लोगों के पास, जनता के पास। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो, अगर हम एक स्कूल की बात करें, अब आपके बुक में एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल गिवन है। अब आपके स्कूल में टाइम टेबल के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, मील्स के लिए, बच्चों को अच्छे से अलाइन करने के लिए क्या करना है? एक स्टूडेंट कमेटी बनानी है जो बच्चों का ध्यान रख सके, सब बच्चों को मेक श्योर कर सके कि भैया अच्छे से काम हो रहा है। अब उस स्टूडेंट कमेटी के अंदर अगर हम हर किसी को ही, हर स्टूडेंट को उस कमेटी में ज्वाइन करा देंगे तो कोई फायदा है? जब सब लोग ही उस कमेटी के अंदर हो गए तो उस कमेटी का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अब दूसरा तरीका है कि जो टीचर हैं, वो टीचर अपनी मर्जी से जो उनके फेवरेट स्टूडेंट्स हैं उनको पिक कर लें, तो ये तो बहुत गलत है। बाकी बच्चों की वॉइस नहीं सुनी जा रही, बाकी बच्चों को इग्नोर करा जा रहा है। और तीसरा तरीका है कि बच्चे वोट करें कि भैया हमें तो स्टूडेंट कमेटी के अंदर ये चाहिए। तो सबसे फेयरेस्ट वे क्या है? सबसे सही तरीका क्या है चीजें मैनेज करने का? वो है कि जब बच्चे वोट डालें, बच्चे जब यहां पर आवाज उठाएं कि भैया हमें ये चाहिए। तो जो थर्ड वे है जहां पर बच्चे अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं, वही चीज हमें डेमोक्रेसी के अंदर भी देखने को मिलती है। सिमिलरली डेमोक्रेसी के अंदर यह पॉसिबल नहीं है कि सब लोग बैठ करके डिसीजंस लें। अब आप सोचो, भारत के अंदर 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो क्या 145 करोड़ लोगों के लिए पॉसिबल है साथ बैठ करके डिसीजन लेना? नहीं है बेटा, है ना। अब क्या है, ना लोगों के पास नॉलेज होती है, ना लोगों को कुछ पता होता है। कोई भी कहता है कि अरे पाकिस्तान के ऊपर बम गिरा करके पाकिस्तान को इंडिया में मिला लो। अरे क्या करोगे इंडिया में मिला करके पाकिस्तान को? तुम जब मार्केट के अंदर सब्जी खरीदने जाते हो, फल फ्रूट खरीदने जाते हो, तो क्या सड़ा हुआ फल खरीदते हो? नहीं खरीदते ना, फेंक देते हो उसे। तो पाकिस्तान वही सड़ा हुआ फल है जिसे रखने का कोई फायदा नहीं है, लाने का साथ में कोई फायदा नहीं है, उसे फेंक दो, आइसोलेट कर दो। तो वही हम करते भी हैं, मारते हैं खींच के दो लपाड़ उसके। तो क्या हो रहा है कि डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग जो हैं वोट डाल करके अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं और ये लीडर्स हमारे बिहाफ पर कानून बना रहे हैं। अब जब बात आती है यूएस के प्रेसिडेंट की, तो बहुत पुराने यूएस के प्रेसिडेंट हुए जिनका नाम था अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन क्या कहते हैं? अब्राहम लिंकन डेमोक्रेसी को बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। जो डेमोक्रेसी है वो लोगों की सरकार है, लोगों के लिए सरकार है, लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो हम देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर सरकार को किसने चुना? लोगों ने चुना। डेमोक्रेसी के अंदर सरकार किसके लिए काम करेगी? लोगों के लिए काम करेगी। गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आ रही है? लोगों से आ रही है। तो हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी जो है अपने आप में बच्चा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फेयरेस्ट वे है लोगों को गवर्न करने का, देश के अंदर सरकार बना करके काम करने का। अब बात आती है जब यहां पर फंक्शंस की, तो हमें समझना होगा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या हैं, है ना। तो जब मैं बात करता हूं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस हैं ये हमें यहां पर समझना होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के देखो तीन मेन काम होते हैं।
अगर आपको देश को चलाना है तो क्या चीजें करनी होंगी? सबसे पहले तो आपको कानून बनाने होंगे, है ना, कि भैया हमारे देश में ये सब कानून रहेंगे। फिर आपको उन कानूनों को इंप्लीमेंट करना होगा, लागू करना होगा, ताकि लोग अच्छे से फॉलो करें। और तीसरा, अगर कोई दिक्कत परेशानी हो जाती है तो फिर आपको उनको सॉल्व करना होगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर समझो, हम क्या देखते हैं, हम जो है बाइक लेकर के जा रहे हैं, हमारी एज अभी 18 से कम है, हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, हमने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, पुलिस ने हमें रोक लिया कि भैया रुक जाओ। अब पुलिस क्यों रोक रही है? बिकॉज कानून बना हुआ है देश में कि विदाउट हेलमेट आप टू व्हीलर ड्राइव नहीं कर सकते। यह कानून किसने बनाया? हमारी पार्लियामेंट ने, है ना, हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के लीडर्स ने। अब उस कानून को लागू कौन कर रहा है, इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मेक श्योर कौन कर रहा है कि जनता फॉलो कर रही है या नहीं कर रही? पुलिस वाले कर रहे हैं, हमारे हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो उस चीज को मेक श्योर कर रहे हैं। अब मान करके चलो कि आपने हेलमेट पहना हुआ है, बट फिर भी पुलिस वाले ने आपसे बदतमीजी करी, आपका चालान काट दिया, कह रहा है कि 1000 रुपया दो। अब इस केस में आप कहां जाओगे? आप जाओगे कोर्ट के पास, जुडिशरी के पास, कि भैया पुलिस वाले ने हमारे साथ गलत किया है। तो हम क्या देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है, 3 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है लेजिस्लेटिव, दूसरा होता है एग्जीक्यूटिव और तीसरा होता है जुडिशियल। तो जब मैं बात करता हूं यहां पर लेजिस्लेटिव फंक्शंस की, तो लेजिस्लेटिव फंक्शंस का मतलब क्या है? कानून बनाना, लॉज बनाना, ताकि देश को सही तरीके से चलाया जा सके। तो यह काम किसका है बच्चा? इंडिया के अंदर पार्लियामेंट का काम है। तो हमारी पार्लियामेंट क्या करती है? हमारी पार्लियामेंट जो है कानून बनाती है। देन उसके बाद डिसीजंस को इंप्लीमेंट करना, लागू करना। तो डिसीजंस को मैनेज करना, लागू करने का काम किसका है? एग्जीक्यूटिव का है। तो जो हमारे ब्यूरोक्रेसी है, हमारे जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं, यानी कि हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, हमारे देश के अंदर जो पुलिस वाले हैं, जो डीएम हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इनका काम है चीजों को इंप्लीमेंट करना, लागू करना। एंड अगर मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई दिक्कत परेशानी आ जाती है, तो फिर एंट्री होती है कोर्ट्स की। तो हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर हमें सुप्रीम कोर्ट देखने को मिलती है, इंडिया के अंदर हमें हाई कोर्ट्स देखने को मिलती हैं। तो इन कोर्ट्स का काम क्या है? इन कोर्ट्स का काम है प्रॉपर तरीके से अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह हो रही है, कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, तो उसको सॉल्व करना। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये 3 मेन फंक्शंस आपको देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल से मैंने आपको बताया ही कि भैया अगर आपने हेलमेट नहीं पहना है और आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, तो ये किसने तय करा? ये कानून बनाया हमारी पार्लियामेंट ने। उसको इंप्लीमेंट कौन कर रहा है, मेक श्योर कौन कर रहा है कि लोग फॉलो करें? हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे पुलिस वाले भैया। और अगर मान लो गलत हो गया, आपने हेलमेट पहना हुआ है बट फिर भी आपका चालान हो गया, तो आप कहां जा सकते हो? आप कोर्ट के पास जा सकते हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे देश में चीजें हमें होती हुई देखने को मिलती हैं बच्चा। अब बात आती है यहां पर गवर्नमेंट्स की। तो मैंने आपको बताया कि यार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। देन मैंने आपको बताया कि कुछ देशों के अंदर हमें मोनार्की भी देखने को मिलती है, राजा भी देखने को मिलता है, और कई कंट्रीज के अंदर डिक्टेटरशिप भी है। तो यहां पर ये अलग अलग कैसे काम चलता है, कौन क्या तरीके हैं अलग अलग तरीके से काम करने के, डेमोक्रेसी में क्या डिफरेंस है, मोनार्की में क्या डिफरेंस है, डिक्टेटरशिप में क्या डिफरेंस है। तो ये हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों से। सबसे पहले कि भैया डिसाइड कौन कर रहा है कि गवर्नमेंट में कौन होगा, तो ये मेन चीजें हैं। देन गवर्नमेंट बनी कैसे है, देन गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, कौन क्या काम कर रहा है, गवर्नमेंट के गोल क्या है, गवर्नमेंट किन के लिए काम कर रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो एक तरीके से क्या करती हैं बच्चा, यहां पर जो है डिफरेंशिएट कर देती हैं। अगर यहां पर मैं आपको समझाऊं तो देखिए क्या होता है, हु डिसाइड्स दिस इज द गवर्नमेंट, ये कौन डिसाइड कर रहा है कि गवर्नमेंट में होंगे। तो डेमोक्रेसी के अंदर हम क्या देखते हैं डियर, डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों हम देखते हैं कि जो देश के लोग होते हैं, पीपल होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि भैया ये सरकार में होंगे। देश के जो लोग होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमारे नेता ये होंगे, हमारे लीडर्स ये होंगे, वोटिंग के थ्रू। तो लोग जो है क्या करते हैं बच्चा, वोट डालते हैं और अपने नेताओं को इलेक्ट करते हैं। बट जब मैं बात करता हूं थियोक्रेसी की, तो थियोक्रेसी के अंदर क्या होता है, थियोक्रेसी के अंदर रिलीजियस लीडर्स, रिलीजन के नाम पर यह डिसाइड करा जाता है, लोगों की चिंता नहीं करी जाती। एग्जाम्पल के तौर पर आप ईरान को ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर आप अफगानिस्तान को ले लो।
तो ईरान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर क्या है? थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है। धर्म के नाम पर वहां पर डिसीजंस लिए जाते हैं, धर्म को बेस बना करके वहां पर काम किया जाता है, लोगों की नहीं सोची जाती, लोगों की नहीं सुनी जाती, बट धर्म के आधार पर काम हो रहा है, चाहे सही है चाहे गलत है। अब बात आती है हाउ इज द गवर्नमेंट फॉर्म, गवर्नमेंट को बनाया कैसे गया है। तो डेमोक्रेसी में बेटा हम क्या देखते हैं कि इलेक्शंस के थ्रू, इलेक्शन करा करके, चुनाव करा करके गवर्नमेंट को जीता गया है, बनाया गया है। बट मोनार्की में हम क्या देखते हैं? मोनार्की में हम देखते हैं कि राजा होता है, रानी होती है, और हमें एक फैमिली का रूल देखने को मिलता है। किसका रूल देखने को मिलता है? फैमिली का, कि भैया पहले ये राजा थे, अब इनके बाद ये राजा होंगे, ये रानी होंगी। तो फैमिली का रूल होता है, लोगों का उसमें कोई लेना देना नहीं होता, हेरिडेटरी रूल चलता आ रहा है। तो सऊदी अरब के अंदर आप देखो, वहां पर यही है ना। अब बात आती है व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, क्या क्या काम गवर्नमेंट करेगी। तो डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग देखते हैं कि कानून बनाने के लिए हमारे पास लेजिस्लेचर है, कानूनों को इंप्लीमेंट करने के लिए, डिसीजंस को लेने के लिए हमारे पास एग्जीक्यूटिव है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जुडिशरी है। तो डेमोक्रेसी में हर कोई अलग अलग काम यहां पर कर रहा है, सेपरेशन है। क्या है? सेपरेशन है, डिवाइडेड है चीजें। बट मोनार्की में क्या है? मोनार्की के अंदर हम देखते हैं कि राजा ही सब कुछ डिसाइड करेगा, राजा का जो मन करेगा वो करेगा। डिक्टेटरशिप के अंदर भी सेम चीज है। डिक्टेटरशिप के अंदर भी क्या है? डिक्टेटरशिप के अंदर भी जो है डिक्टेटर ही तय करेगा, जो डिक्टेटर है, जो रूलर है, वही यहां पर क्या करेगा बच्चा? वही सारी चीजें डिसाइड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर तुम नॉर्थ कोरिया देखो, नॉर्थ कोरिया के केस में क्या है? आपने देखा होगा वो छोटा सा गोलू सा मोटू सा किंग जोंग उन, वो क्या करता है? वही सब डिसाइड करता है। यहां तक कि लोग देश में क्या बाल काटेंगे, क्या हेयर स्टाइल होना चाहिए गर्ल्स का, बॉयज का, वो भी ये डिसाइड करता है। अब हमारे देश में देखो, कोई ब्राउन बाल करे घूम रहा है, तो कोई येलो, कोई रेड, सब छपरी बने घूम रहे अपने हिसाब से। बट वहां नहीं है, वहां अगर कोई छपरी दिखेगा तो मारेगा पकड़ के। तो हम क्या देखते हैं कि बेसिक चीजों में भी डेमोक्रेसी के अंदर लोगों के पास फ्रीडम है, जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में हमें देखने को नहीं मिलता। अब गवर्नमेंट काम कैसे करती है तो हम देखते हैं। जैसे मैं बात करता हूं इंडिया की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो इंडिया में गवर्नमेंट का काम क्या है कि भैया इक्वालिटी आए, कानून के सामने सब इक्वली ट्रीट करें, प्रॉस्पेरिटी रहे देश में। बट बाकियों में ऐसा नहीं है। बाकी कंट्रीज में हम क्या देखते हैं कि कुछ चंद लोगों के लिए, फैमिलीज के लिए काम किया जाता है। पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान में क्या है? आम जनता के बारे में कोई नहीं सोच रहा। जो मिलिट्री के कमांडर्स हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े नेताएं हैं, सब उनके हिसाब से काम चल रहा है। अभी जब इंडिया पाकिस्तान बीच में प्रॉब्लम हुई तो क्या हुआ? पाकिस्तान के बड़े बड़े जितने नेता थे वो भाग गए देश छोड़ करके, चले गए अपना लंदन, चले गए अपना ऑस्ट्रेलिया, अलग अलग कंट्रीज के अंदर। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता। इंडिया में मेक श्योर करा जाता है कि सबको इक्वालिटी के साथ ट्रीट करा जाए और देश के अंदर प्रॉस्पेरिटी आए, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो हम देखते हैं गवर्नमेंट क्या काम करती है भारत में। जो ज्यादा अमीर है उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाया जाता है, और जो गरीब है उसे फ्री में, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर, कम पैसों में चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है, और यही डिफरेंसेस जो हैं वो अलग अलग गवर्नमेंट के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। ये टॉपिक जो है बच्चा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो सब बच्चे जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करते जाइए। आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में अपना डाउट मेरे से जरूर पूछिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा एक्सप्लेनेशन मजा आ रहा है, समझ आ रही हैं चीजें, तो वीडियो को लाइक करना, अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और कमेंट में बताना भी मेरे लाडलो कि भैया आपका लेक्चर हमें बहुत अच्छा लगा। क्योंकि जब आपका कॉमेंट आता है तो मुझे बहुत खुशी मिलती है ना। तो आप कमेंट जरूर करना। अब देखिए क्या होता है कि हम देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड। इंडिया के बारे में तो हमने पढ़ा, देखा, समझा, बट बाकी कंट्रीज का क्या? तो हम देखते हैं कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ना बच्चा, दैट इज द मोस्ट पॉपुलर गवर्नमेंट इन द टुडेज टाइम। आज के समय में आपको ज्यादातर देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही देखने को मिलती है। यूएसए की बात करें तो वहां पर 1787 से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। स्विट्जरलैंड की अगर यहां पर मैं बात करूं तो वहां पर 1848 से है। इंडिया में 1947 जब हम आजाद हुए, जर्मनी में 1949, कीनिया में 1964, नेपाल में 2008। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग समय पर, अलग अलग टाइम पर हमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट देखने को मिलती हैं, बनी हुई, एस्टैब्लिश्ड हुई। बट जब बात आती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स की,
तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसे काम करती है, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मुझे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का देखने को मिलता है बेटा, वो क्या है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मेक श्योर करती है कि इक्वालिटी रहे। इक्वालिटी का मतलब क्या कि सबको सेम समान लेवल पर ट्रीट करा जाए, हर किसी को एजुकेशन मिले, हर किसी को अच्छी हेल्थ मिले, लॉज जो है, कानून जो है वो सबके लिए इक्वल हो। देन फ्रीडम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ये मेक श्योर करती है कि लोगों के पास फ्रीडम हो, लोग अपने चॉइस के हिसाब से, अपने ओपिनियंस के हिसाब से काम कर सके फ्रीली। तो आप देखो भारत में जिसका जो मन चाहे वो काम कर सकता है। लोग मोदी जी को कुछ भी बोल देते हैं, राहुल गांधी जी को, योगी जी को कुछ भी बोल देते हैं, बट नॉर्थ कोरिया में पॉसिबल नहीं है, पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। अगर कोई करेगा तो उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा सीधा। इंडिया में क्यों? क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है, आजादी है बोलने की। देन रिप्रेजेंटेटिव पार्टिसिपेशन, तो हम क्या देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में, लोग पीपल जो हैं इलेक्शंस के थ्रू अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जो मोनार्की में पॉसिबल नहीं है, डिक्टेटरशिप में पॉसिबल नहीं है। मोनार्की में राजा रूल कर रहा है, डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति, एक डिक्टेटर मिलिट्री के हिसाब से, मिलिट्री पावर के सपोर्ट से काम कर रहा है। तो डेमोक्रेसी के अंदर ये पॉसिबल है इलेक्शंस के थ्रू कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करें। देन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, हम क्या देखते हैं डेमोक्रेसी के अंदर हर एडल्ट सिटीजन के पास राइट टू वोट होता है। तो भारत के अंदर कोई भी 18+ अगर है तो उसके पास राइट टू वोट होगा, यानी कि जब आप 18+ होगे तो आपका क्या बनेगा, वोटर आईडी कार्ड बनेगा, आप चुनाव के अंदर जाकर के वोट डाल पाओगे। तो चाहे आप किसी भी रिलीजन से हो, किसी भी कास्ट से हो, आपका कोई भी जेंडर हो, आप मेल हो फीमेल हो, आप कहीं पर भी पैदा हुए हो भारत में, आप पुअर हो रिच हो, आपके पास इक्वल वोटिंग राइट है, आप अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकते हैं। देन फंडामेंटल राइट, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे देश के अंदर काफी सारे राइट्स, अधिकार हमें दिए हैं, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू प्रोटेक्शन। ये सारी की सारी चीजें जो है बेटा हमें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलती हैं। तो क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें बहुत सारे राइट्स दिए ताकि हम फ्रीली, आजादी के साथ अपने देश में रह सकें और हमारे ऊपर कोई एक्सप्लॉयटेशन ना कर सके। अब आप अफगानिस्तान में देखो, अफगानिस्तान में जो गर्ल्स हैं, जो विमेन्स हैं, दे आर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, उनको अलाउड नहीं है। दे कांट इवन गो टू सलोन्स, वो अपना पार्लर वगैरह नहीं जा सकते, पार्लर बंद करा दिया आकर के अफगानिस्तान में तालिबान ने सबसे पहले। बट इंडिया में ऐसा नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है क्योंकि यहां पर। देन उसके बाद बच्चा हम क्या देखते हैं, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो हमारे देश के अंदर काफी सारे कोर्ट्स हैं। अगर मान लो गवर्नमेंट कभी कोशिश करे भी, हमारे जो नेता लोग हैं कभी कोशिश करें भी कि वो लोगों के साथ गलत करें, क्योंकि ह्यूमन है, कर सकते हैं, तो यहां पर कोर्ट्स जो राइट्स है उनको मेक श्योर करती है, कानूनों को मेक श्योर करती है कि प्रॉपर तरीके से फॉलो करे जाए। तो हम देखते हैं हमारे देश में कई नेता ऐसे हुए जिन्होंने करप्शन करा, मर्डर करा, वो जेल में गए, उनको पनिशमेंट मिली, देर आए चाहे दुरुस्त आए, है ना, थोड़ा सा समय जरूर लगा क्योंकि पावरफुल लोग होते हैं, बट पनिशमेंट सबको मिली। तो कुल मिलाकर के बच्चा जब भी हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर इक्वालिटी, फ्रीडम, पीपल्स पार्टिसिपेशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में शायद पॉसिबल नहीं है। अब जब बात आती है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अलग अलग तरीके की होती है, जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंदर जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली रूल्स बनाते हैं, डिसीजंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जहां पर पॉपुलेशन कम है ना, जहां पर क्या है, पॉपुलेशन लेस है, पॉपुलेशन इज लेस, तो जिन कंट्रीज के अंदर पॉपुलेशन कम है, स्मॉल प्लेसेस हैं, जैसे कि हमारा स्विट्जरलैंड हो गया, यहां पर यह चीज पॉसिबल है कि लोगों को इकट्ठा करा, हर छोटी बड़ी बात पर लोगों से डिसीजन करवा लिया कि भैया बताओ, तो लोगों ने वोट डाल करके, जिसको रेफरेंडम कहते हैं, अपना डिसीजन दे दिया। बट क्या इंडिया जैसे देश में जहां पर पॉपुलेशन 145 करोड़ है, या यूएसए जैसे देश में जहां पॉपुलेशन 35 करोड़ है, वहां पॉसिबल नहीं है। तो वहां क्या होता है, जो बड़ी कंट्रीज होती है वहां पर हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी देखने को मिलती है, यानी कि देश के जो लोग हैं ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जो इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होकर के आते हैं, और यही लोग क्या करते हैं, फिर कानून बनाते हैं। तो डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी में सिटीजंस खुद हर छोटे बड़े डिसीजन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बट ये उन्हीं कंट्रीज के अंदर पॉसिबल है जहां पॉपुलेशन कम है, लाख लोग, 2 लाख लोग, 10 लाख लोग रहते हैं, जैसे स्विट्जरलैंड हो गया। बट जब बात आती है बड़े देशों की जहां पॉपुलेशन करोड़ों में है, वहां पर पॉसिबल नहीं है कि हर छोटी बड़ी चीज के लिए लोगों को इकट्ठा करा जाए। तो क्या होता है, इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने लीडर्स को वोट डालते हैं और वो लीडर्स फिर क्या करते हैं, देश के लिए डिसीजंस लेते हैं लोगों के बिहाफ पर। तो इंडिया में आप देखते हो कि आफ्टर एवरी 5 ईयर, हर 5 साल बाद हमारे देश के अंदर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं, एवरी 5 ईयर। अब आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताओगे कि आपके स्टेट में, आपके जगह पर कब इलेक्शंस होंगे और आप कौन से स्टेट से हो। ठीक है, आप मुझे कमेंट्स के अंदर सब बच्चे बताओगे कि आप कौन से स्टेट से हो, आपके यहां पर चीफ मिनिस्टर कौन है और आपके यहां पर इलेक्शंस कब हुए थे या कब होंगे। तो ये सब बच्चे मुझे कमेंट्स में जरूर बताएंगे लेक्चर देखते देखते ही। अब देखिए क्या होता है कि जब मैं यहां पर बात करता हूं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की भी, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी 2 तरीके की है। तुम कहोगे कि भैया ये क्या है, पहले आपने कहा डेमोक्रेसी, फिर आपने कहा डेमोक्रेसी 2 तरीके की, अब आप कह रहे हो जो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है वो भी 2 तरीके की। तो हां जी बिल्कुल, हमने देखा कि डेमोक्रेसी 2 तरीके की, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं, जहां पर लोग अपने नेताओं को चुनते हैं। बट रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी 2 तरीके की है, एक है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरी है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती है, जहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो अपने मिनिस्टर्स के साथ मिलकर के देश को चलाते हैं। तो हमारे यहां पर यही होता है, हम लोग क्या करते हैं, मेंबर्स ऑफ लोकसभा को इलेक्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया में होता है। और यहां पर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास लोकसभा में 50% से ज्यादा नंबर होता है, 50% से ज्यादा नंबर होता है, वो क्या करता है, गवर्नमेंट बनाता है। तो हम देखते हैं कि आज बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उनका जो ग्रुप है, उनके पास क्या है, मेजॉरिटी है लोकसभा में, 50% से ज्यादा लोग लोकसभा में उन्हीं के हैं, कांग्रेस के नहीं है। अब कंट्रीज जैसे यूएसए, वहां पर क्या होता है, वहां पर यूएसए के अंदर प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन होते हैं। हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन नहीं होते, हमारे देश में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा में जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास 50% से ज्यादा सीट्स होंगी, उस पार्टी के जो लीडर होंगे, मुखिया होंगे, वो प्रधानमंत्री बनेंगे। तो हमारे देश में क्या हुआ, बीजेपी के पास मेजॉरिटी है, बीजेपी के लीडर कौन है, मोदी जी, तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है। बट यूएसए में ऐसा नहीं होता। यूएसए में क्या होता है कि प्रेसिडेंट के लिए अलग से चुनाव होते हैं और प्रेसिडेंट अलग से काम करता है। तो आप देखो अभी पीछे ट्रंप के लिए इलेक्शन हुआ, डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट बने। तो ट्रंप इज फ्री, ट्रंप अपने हिसाब से काम कर सकता है। बट हमारे देश में ऐसा नहीं है, हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर को काम करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा। इसको और डिटेल में आप क्लास 9th में जाकर के अच्छे से पढ़ोगे मेरे साथ। अब जब बात आती है यहां पर बचा किस बारे में, बाकी कंट्रीज को इंडिया के साथ कंपेयर करने में, तो देखो इंडिया के अंदर हम क्या देखते हैं, इंडिया के अंदर हम लोग देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, यानी कि प्रधानमंत्री हैं जो कि मोदी जी हैं, और मोदी जी के साथ और मिनिस्टर्स भी हैं। तो आपने देखा इंडिया के अंदर आपको गडकरी जी देखने को मिलते हैं, इंडिया के अंदर आपको राजनाथ सिंह जी देखने को मिलते हैं, इंडिया के अंदर अदर मिनिस्टर्स आपको देखने को मिलते हैं, है ना, अलग अलग मिनिस्टर्स है। फिर जब बात आती है लेजिस्लेचर की कि कानून कौन बनाएगा, लॉज बनाने का काम किसका है, तो हमारे देश में पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा हमें देखने को मिलती है। लोकसभा जिसको लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा जिसको अपर हाउस कहते हैं। लोकसभा में हम लोग अपने लीडर्स को डायरेक्ट इलेक्ट करके भेजते हैं, लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव होता है। राज्यसभा का सिस्टम थोड़ा सा अलग होता है, जिसको आप क्लास 9th में और डिटेल से पढ़ोगे। जुडिशरी हमारे देश के अंदर क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो आप देखो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, अलग तरीके से काम करते हैं, अपने हिसाब से काम करते हैं। यूएस की अगर मैं बात करूं तो वहां पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होते, वहां पर प्रेसिडेंट होते हैं। वहां पर भी आपको अपर हाउस और लोअर हाउस देखने को मिलता है, जिसको हम कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। इंडिया के अंदर क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट में लोअर हाउस यानी कि लोकसभा, अपर हाउस यानी कि राज्यसभा। जब बात आती है यूएसए की, तो यूएसए की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, जिसके अपर हाउस को सेनेट और लोअर हाउस को हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं। हालांकि जो प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास ज्यादा पावर होती है, ये ज्यादा पावरफुल होते हैं। और
यहां पर भी हमें जुडिशरी इंडिपेंडेंट देखने को मिलती है। तो यूएसए के अंदर भी कोर्ट्स हैं जो बहुत पावरफुल हैं। कई कोर्ट ने तो ट्रंप के ऊपर भी एक्शन ले लिया था। फिर बात आती है साउथ कोरिया की। तो साउथ कोरिया में भी प्रेसिडेंट है, बट साउथ कोरिया में एक ही असेंबली है, लोअर हाउस अपर हाउस नहीं है, वहां एक ही हाउस है जिसको हम नेशनल असेंबली कहते हैं। और वहां पर भी आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी देखने को मिलती है, कोर्ट्स का सिस्टम देखने को मिलता है। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में इंडिया जैसा ही सिस्टम है, वहां पर भी प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वहां पर भी अपर हाउस और लोअर हाउस है, दोनों के पास लेकिन इक्वल पावर है और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। तो कुल मिलाकर के बच्चा, अभी हमने अलग अलग कंट्रीज के बारे में बात करा, अलग अलग देशों के सिस्टम को हमने समझा कि कहां पर कैसे काम किया जाता है। कोई डाउट हो तो कमेंट्स में आप पूछना, मैं उसको समझा दूंगा। बाकी एक बार दोबारा से भी इसको थोड़ा सा पीछे जाकर के देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। कंफ्यूजिंग है थोड़ा सा, क्योंकि आप अब पूरे वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हो, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम हर कंट्री के बारे में समझ रहे हो, तो तुम्हें थोड़ा पता होना चाहिए। अब बात आती है जब कि इन सब शब्दों के मतलब क्या है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, इनके मतलब क्या है, अपर हाउस, लोअर हाउस। तो समझो, एग्जीक्यूटिव मैंने तुम्हें बताया कि एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या, कि वो लोग जो डिसीजंस को लेंगे और इंप्लीमेंट कराएंगे। तो हम देखते हैं कि ये वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट है जिसका काम है कानूनों को इंप्लीमेंट करना, लागू करना। और हम देखते हैं कि हर कंट्री के अंदर इलेक्शंस का प्रोसेस अलग होता है। अब जैसे यहां पर हम बात करें तो कौन आते हैं, हमारे लीडर्स आते हैं, और साथ ही साथ हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है, हमारी ब्यूरोक्रेसी आती है। तो इंडिया की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी हो गए, और मोदी जी के जो मिनिस्टर्स हैं वो हो गए, और साथ में हमारे जो आईएएस, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, ये सब लोग हो गए किसके अंदर, एग्जीक्यूटिव के अंदर। जब मैं लेजिस्लेचर की बात करता हूं बच्चा, तो लेजिस्लेचर का काम क्या है, कानून बनाना, टू मेक लॉज। और भारत में कानून कौन बनाता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट कानून बनाता है। यूएस के अंदर कौन कानून बनाता है, वहां की पार्लियामेंट, जिसे कांग्रेस कहते हैं। अब इंडिया के अंदर आपको दो हाउस देखने को मिलते हैं, अपर हाउस जिसको राज्यसभा कहा जाता है, यहां पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, हम लोग इनको इलेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट इलेक्शन है ना। देन लोअर हाउस जिसको हम क्या कहते हैं, लोकसभा कहते हैं, यहां पर हमें डायरेक्ट इलेक्शन देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या, कि यहां पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स चुन करके आते हैं, लोग चुन करके आते हैं, उन्हें हम लोग ही, हम पीपल ही इलेक्ट करते हैं। वहीं जब बात आती है अपर हाउस, लोअर हाउस की, तो मैंने बताया कि दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली, एंड इन लोगों के पास ज्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि ये लोगों के द्वारा चुन करके आ रहे हैं। अपर हाउस, राज्यसभा, ये नॉमिनेटेड होते हैं या इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं, लेस पावरफुल होते हैं, है ना। तो इनको कैसे इलेक्ट करा जाता है, ये आप और डिटेल में जाकर के क्लास 9th के अंदर पढ़ोगे। फिर बात आती है सेपरेशन ऑफ पावर्स की। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, सबका अपना काम है, अपने अपने तरीके से सब काम करेंगे। लेजिस्लेचर का काम है वो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव का काम है वो कि जो कानून बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करेगा, लागू करेगा, और जुडिशरी का काम है कि अगर कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करेगा। तो हर किसी के अपने फंक्शंस यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब जब भारत की मैं बात करता हूं, इंडिया की जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं बच्चा, तो इंडिया के केस में आपको एंशियंट टाइम पर भी यह सिस्टम देखने को मिलता था जहां पर लीडर्स को, राजाओं को चुना जाता था, इलेक्ट करा जाता था। तो जब हम बात करते हैं वज्जी महाजनपद की, जो लिच्छवीज का क्लैन हुआ करता था, लिच्छवीज जिनको हम बोलते थे, तो वहां पर रिपब्लिक ही हमें देखने को मिलता था। वहां पर क्या होता था, वहां पर जो सभा समिति होती थी वही राजा को इलेक्ट करती थी, और राजा का काम क्या होता था, राजा का काम होता था लोगों के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करना, पीपल वेलफेयर पर काम करना, और राजा उसे ही बनाया जाता था जिसके अंदर काबिलियत होती थी। तो हम देखते हैं कि यहां पर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, यानी कि जो राजा है उसे चुना जाता था, वो हेरिडेटरी नहीं होता था। हेरिडेटरी का मतलब पापा के बाद बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं होता था पहले। हमें एक इंस्क्रिप्शन भी देखने को मिलता है उत्तरामेरूर का, जो कि तमिलनाडु से है। तो तमिलनाडु का उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन बताता है कि चोल पीरियड के अंदर, आज से लगभग 1200 साल, 1000 साल पहले, 1000 साल पहले, 1200 साल पहले, चोल पीरियड के समय जब राजराज चोल, राजेंद्र चोल हुआ करते थे, उस समय पर जो विलेज सभा होती थी, यानी कि गांव के अंदर इलेक्शंस कराए जाते थे। लोग बैलेट पेपर, यानी कि पेपर पे लिख करके, पर्ची डाल करके अपना वोट डालते थे,
और उसमें क्लियरली लोगों के ड्यूटीज के बारे में लिखा गया होता था जो इलेक्ट होकर के आते थे, और अगर वो करप्शन करते थे तो उन्हें हटा दिया जाता था। यानी कि भारत के अंदर इतना बेहतरीन सिस्टम था, हमारे देश में इतना ब्यूटीफुल तरीके से देश को चलाया जाता था, गवर्नेंस करी जाती थी। ये तो अंग्रेजों ने आकर के हमारा सत्यानाश करा, बेड़ा गर्क करा। फिर हम देखते हैं कि चाहे ग्रीस हो चाहे रोम हो, वहां पर भी हमें क्या देखने को मिलते हैं, डेमोक्रेटिक एविडेंसेस देखने को मिलते हैं, जहां पर वोट वगैरह लोग किया करते थे, बट ओनली मेल, सिर्फ मेल को ही वोट करने का अधिकार था, महिलाओं को या स्लेव्स को वोट डालने का अधिकार नहीं था। तो ये चीजें हमें इंडिया के बारे में भी बताती हैं कि कैसे एंशियंट टाइम से ही हम ये प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। नेताओं को चुनना, उनको एक तरीके से अकाउंटेबल ठहराना कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो उनको हटा दिया जाएगा, उनके अंदर काबिलियत है तभी वो होंगे पावर में, अगर वो करप्शन करेंगे तो उन्हें हटा देंगे। तो एंशियंट टाइम से ये चीजें हमारे देश में चलती आ रही हैं। और ये जो उत्तरा मेरूर इंस्क्रिप्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये हमें बताता है कि कैसे चोल पीरियड में, साउथ इंडियन हिस्ट्री के बारे में बताता है कि कैसे आज से 1100 साल पहले विलेज असेंबलीज के अंदर, विलेज के अंदर, गांव के अंदर इलेक्शंस कराए जाते थे और गांव के अंदर जो लीडर्स हैं उनको इलेक्ट करा जाता था। साथ ही साथ जब हम बात करते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो देखो मैंने तुम्हें डेमोक्रेसी के बारे में तो बता दिया कि कैसे डेमोक्रेसी में जो लोग हैं, पीपल हैं, वो अपने लीडर्स को इलेक्ट कर रहे हैं। कैसे डेमोक्रेसी दो तरीके की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। और कैसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी दो तरीके की होती है, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। अब बात आती है अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की, तो सबसे पहले आ जाता है मोनार्की, जहां पर राजा होता है। तो यहां पर राजा या रानी आपको देखने को मिलते हैं। तो एंशियंट टाइम्स में इंडिया में भी राजा रानी होते थे। महाजनपदास टाइम के अंदर आपने पढ़ा, हम देखते हैं कि यहां पर ये जो राजा रानी होते थे ये सभा और समिति के हिसाब से चलते थे। जैसा सभा और समिति एडवाइस करता था राजा को, वैसे ही काम करना पड़ता था। बट जब आगे चल करके एम्पायर्स बने, जब राजा और पावरफुल हो गए, तो ये राजा अपने मंत्रियों से, अपने स्कॉलर्स से, जो पढ़े लिखे लोग होते थे, उनसे सलाह लेते थे। और राजा का काम क्या होता था इंडिया के अंदर खास तौर पर, कि वो राज धर्म को फॉलो करें। राजा का मेन काम क्या होता था कि वो राज धर्म के हिसाब से चले, यानी कि लोगों की भलाई के लिए काम करे। तो हम देखते हैं महाभारत के अंदर हमें देखने को मिलता है कि कैसे भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हैं कि एक सही राजा की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या प्रायोरिटीज हैं, एक सही राजा को कैसे न्याय, जस्टिस के रास्ते पर चलते हुए अपना काम करना है। सिमिलरली हमें राज तरंगिनी नाम की बुक में पता लगता है कि कैसे आज से 1000 साल पहले इंडिया के अंदर किंग हुआ करते थे चंद्रपीड़, जिन्होंने एक कॉबलर यानी कि एक मोची के लिए भी यहां पर काम करा, और कैसे डिसीजंस के अंदर उन्होंने अपना फेयरनेस, फेयर तरीके से जस्टिस के रास्ते को फॉलो करते हुए, धर्म के रास्ते को फॉलो करते हुए काम करा। तो इंडिया में हमेशा हम क्या देखते हैं, राजधर्म को फॉलो करा गया, यानी कि राजा जो है धर्म के हिसाब से काम करेगा, जस्टिस मेक श्योर करेगा कि लोगों के साथ कहीं भी कुछ गलत ना हो। सिमिलरली हम क्या देखते हैं, आज के समय की अगर हम बात करें तो आज हमें दो तरीके की मोनार्की देखने को मिलती है। एक है एब्सोल्यूट मोनार्की, एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या होता है कि जो राजा होता है, मोनार्क होता है, उसके पास पूरी पावर होती है, वो जैसा मन चाहे वो काम करे। तो एग्जांपल के तौर पर सऊदी अरब हो गया। सऊदी अरब में क्या है, इस टाइम पर हमको मोहम्मद बिन सलमान देखने को मिलते हैं, जो वहां के क्राउन प्रिंस हैं। ये जैसा चाहे, जो चाहे वो काम ये कर सकते हैं, ये फ्री है कुछ भी करने को, इनके ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है कंट्रोल करने को। बट एक जगह हमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी देखने को मिलती है, जैसे कि भैया राजा तो होगा, बट राजा के पास बहुत कम नाम की पावर होंगी। राजा के ऊपर एक पार्लियामेंट होगी जो देश को चलाएगी, और प्राइम मिनिस्टर भी वहां पर होगा, पार्लियामेंट भी वहां पर होगी, कॉन्स्टिट्यूशन भी होगा वहां पर। तो हमें ब्रिटेन के केस में देखने को मिलता है। ब्रिटेन में आपने देखा अभी आज से 2 साल पहले रानी की डेथ हुई, रानी की जगह पर नए राजा आए, किंग चार्ल्स। बट ये नाम के राजा है, मौज काटने के लिए राजा है कि भैया घूमो घोड़ा गाड़ी में बैठ करके ऐश करो, काम कोई नहीं है तुम्हारा, पावर्स तुम्हारे पास कोई नहीं है। पावर्स वहां की प्राइम मिनिस्टर के पास, वहां की पार्लियामेंट के पास होंगे, जो भी डिसीजन लेना होगा वहां की पार्लियामेंट लेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा होता है, बट उसके पास पावर्स बहुत कम होती हैं। जो राजा होता है वो नाम के लिए राजा होता है, वहां की प्राइम मिनिस्टर, वहां की पार्लियामेंट के पास सारी पावर होती है। एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा के पास सारी पावर है, उसकी पावर को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। एग्जाम्पल के तौर पर सऊदी अरब हमने समझा।
अब जब बात आती है यहां पर कई जगहों पर हमें थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। थियोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि जो धार्मिक गुरु होते हैं, धर्म के नाम के आधार पर जो है वहां पर रूल्स तय करे जाते हैं, लीडर्स को इलेक्ट करा जाता है। तो आप ईरान में देखो, ईरान में अभी कितनी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसी वजह से चल रही हैं कि वहां के जो लीडर हैं, खामेनी जिनको बोलते हैं, वो क्या है, वो एक तरीके से अपने हिसाब से धर्म को फॉलो करते हुए सारे रूल्स बना रहे हैं, रेगुलेशंस बना रहे हैं, और कई गलत भी हो रहे हैं वो चीजें। तो हम देख रहे हैं कि वहां पर थियोक्रेटिक है। थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है बेटा, कि वहां पर धर्म के आधार पर, धर्म के नाम पर डिसीजन लिए जाएंगे, धर्म के नाम पर काम होंगे। सेम गोज विद अफगानिस्तान एज वेल। अफगानिस्तान के अंदर भी हम ये देखते हैं, अफगानिस्तान के अंदर क्या है, तालिबान है। तालिबान जो है क्या करता है, धर्म के नाम पर रूल करने की बात करता है। तो हमें थियोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या है कि जो भी रूलर्स हैं, जो भी वहां पर लोग हैं, लीडर्स हैं, वो धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर काम करेंगे। पावर कहेंगे कि हमें धर्म दे रहा है, और वो उसमें कुछ मर्जी करें फिर चाहे। फिर आती है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक पर्सन होता है या कुछ लोग होते हैं जिनके पास अनलिमिटेड पावर होती है, उनके ऊपर कोई कानून नहीं चलते। अक्सर उनको जो सपोर्ट मिलता है वो किससे मिलता है, मिलिट्री से मिलता है, क्योंकि वो मिलिट्री वाइज काफी पावरफुल होते हैं, तो उनको सारा सपोर्ट मिलता है। तो आपने हिटलर के बारे में पढ़ा है, आपने हिटलर के बारे में सुना है, आप लोगों ने आज के समय में नॉर्थ कोरिया में इन भाई साहब के बारे में सुना है, किंग जोंग उन। इनका जो मन चाहिए वो काम करेंगे, कोई अगर इनके खिलाफ कुछ बोल देगा तो उसे टांग देंगे उल्टा। यहां तक कि हेयर स्टाइल तक मैंने आपको बताया ना कि यही तय करते हैं, ड्रेसिंग स्टाइल भी यही तय करेंगे। तो डिक्टेटरशिप में एक व्यक्ति होता है या कुछ लोग होते हैं जो मिलिट्री पावर से क्या करते हैं, पूरे देश पर काम करते हैं, उनके ऊपर कोई लॉज नहीं लगते। फिर आता है ओलिगार्की। ओलिगार्की की जब मैं बात करता हूं तो ओलिगार्की में क्या है, कुछ चंद लोग होते हैं जो बहुत पावरफुल होते हैं, उनके पास ही पूरे देश के रिसोर्सेज होते हैं, वही सारे डिसीजन लेते हैं, और ये अक्सर देश के वेल्दी फैमिलीज होते हैं, अमीर परिवार होते हैं। तो कहा जाता है आज के समय में, प्रेजेंट टाइम में रशिया, प्रेजेंट टाइम में रशिया क्या है, रशिया एक ओलिगार्की है। कहते हैं कि रशिया के अंदर क्या होता है, जो रशिया का प्रेसिडेंट है पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, पुतिन और उसके कुछ दोस्त मिल करके पूरा रशिया चला रहे हैं, है ना, समझे। तो डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी में लोग अपने नेताओं को चुन करके भेज रहे हैं। थियोक्रेसी में क्या हो रहा है, थियोक्रेसी में रिलीजन के नाम पर लीडर्स अपना कुछ भी काम कर रहे हैं। देन मोनार्की में क्या हो रहा है, मोनार्की में राजा है। एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा अपना मन के हिसाब से काम कर सकता है, जैसे कि सऊदी अरब। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में राजा है तो सही, बट कम पावर है, वहां पर पार्लियामेंट के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर हैं, वो काम करेंगे। इन केस ऑफ ब्रिटेन हमने समझा। एंड देन लास्टली ओलिगार्की। ओलिगार्की में जहां पर कुछ लोग हैं जिनके पास सारी पावर्स है, वो अमीर परिवार हैं जो पूरा देश कंट्रोल करते हैं, पूरा देश चलाते हैं। तो रशिया के केस में पुतिन और उनके कुछ अमीर दोस्त पूरा का पूरा भविष्य रशिया का तय करते हैं। और डिक्टेटरशिप एक व्यक्ति होगा या 2-3 लोग होंगे जो मिलिट्री की पावर से पूरा देश चला रहे होंगे, उनके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे। तो ये सारी चीजें, अलग अलग फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमें प्रेजेंट टाइम्स में बचा देखने को मिलती हैं। अब इन अलग अलग फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से हमें एक चीज तो समझ आ जाती है कि डेमोक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाई डेमोक्रेसी इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर हम देखते हैं कि लोगों के पास राइट्स है, लोगों के पास अधिकार है, लोगों के पास चॉइस है, लोगों के पास फ्रीडम है। लोग जैसा मन चाहे, जो मन चाहे वो काम कर सकते हैं, जो पहनना चाहे वो पहन सकते हैं, जो बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। बट हां, ऐसा नहीं कि भैया आप किसी को हार्म कर रहे हो, आप कह रहे हो जी मेरा तो कुछ भी मन है बोलने का, और आप सामने वाले व्यक्ति को गालियां दे रहे हो बिना बात। नहीं, दैट इज नॉट अलाउड। आपको जो करना है करो, बट दूसरे को आप नुकसान ना पहुंचाओ, ये मेक श्योर करता है डेमोक्रेसी में। डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट होती है वो लोगों को अकाउंटेबल होती है, यानी कि अगर गवर्नमेंट काम नहीं करेगी तो लोग गवर्नमेंट को हटा सकते हैं। गवर्नमेंट लोगों, मतलब लोग जो है गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि भैया तुमने क्या किया। बट हम क्या देखते हैं कि बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये पॉसिबल नहीं है, बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ये प्रैक्टिकली नहीं है। अगर कोई रशिया में पुतिन से पूछे कि भाई तूने क्या करा, तो वो लड़का अगली दिन दिखेगा ही नहीं, गायब हो जाएगा। सेम इन नॉर्थ कोरिया या बाकी कंट्रीज जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। तो डेमोक्रेसी में क्या है, आप अपनी गवर्नमेंट से क्वेश्चन कर सकते हो, आप जो है गवर्नमेंट जो है आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी, ये सारी चीजें होंगी क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है। और अगर आपकी गवर्नमेंट काम नहीं कर रही तो आप अगली बार इलेक्शंस में गवर्नमेंट बदल दो, चेंज कर दो भैया, बात खत्म। तो डेमोक्रेसी के अंदर हमें ये फायदे देखने को मिलते हैं। हालांकि डेमोक्रेसी में करप्शन या वेल्थ गैप जैसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, बट स्टिल हम क्या कहते हैं कि ये तो लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर हमें दिख रहा है कि ये नेताजी चोर है,
ये नेताजी ने करप्शन करा है, सबको पता होता है, हम उनको इलेक्ट ही ना करें, हम उनको वोट ही ना डालें। तो लोगों के पास चॉइस है, लोग अलर्ट रहने चाहिए, तभी क्या है डेमोक्रेसी सक्सेसफुली काम कर पाएगी। और हम देखते हैं कि आज के समय पर आधे से ज्यादा देशों में हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही देखने को मिलती है, जहां पर लोगों को वैल्यू करा जाता है, लोगों के राइट्स, लोगों की चॉइस को वैल्यू करा जाता है। और जब बात आती है कंपैरिजन की, तो हम क्या देखते हैं, अगर मुझे डेमोक्रेसी को अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट से कंपेयर करना हो, तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यानी कि हर व्यक्ति वोट डाल सकता है और हर किसी के वोट की वैल्यू एक होगी, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। बट जो बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहां पर लिमिटेड फ्रेंचाइज होता है, हर किसी के पास वोटिंग राइट नहीं होता, कुछ चुने हुए लोगों के पास ही वोटिंग राइट होता है, जो वेल्दी होते हैं, अमीर होते हैं, राजा के करीबी होते हैं। देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में इक्वालिटी फॉर ऑल है, सबको इक्वली ट्रीट करा जाता है। बट बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में, चाहे डिक्टेटरशिप हो, मोनार्की हो, वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर जो लोग राजा के खास हैं, जो चमचे हैं, उन्हीं को ट्रीट करा जाएगा, प्रायोरिटी दी जाएगी। साथ ही साथ डेमोक्रेसी में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ मर्जी बोल सकते हो, बट आप दूसरे को हार्म ना करो। बट बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में ऐसा नहीं है, अगर आप बोलोगे तो सीधा जेल में भेज दिए जाओगे, अगर आप गवर्नमेंट से क्वेश्चन भी करोगे तो वो भी अलाउड नहीं है। देन सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेमोक्रेसी के अंदर क्या है, लेजिस्लेचर है जो कानून बनाएगा, एग्जीक्यूटिव है जो कानूनों को इंप्लीमेंट करेगा, लागू करेगा, जुडिशरी है जो प्रॉब्लम्स हो, कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करेगा। बट बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं है, वहां सेंट्रलाइज्ड पावर है, वहां एक व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल ही सारे डिसीजंस लेंगे, सारे काम करेंगे। सिमिलरली डेमोक्रेसी में वेलबींग ऑफ द पीपल पर ध्यान दिया जाता है कि सबका विकास सबका साथ, है ना, मोदी जी क्या कहते हैं, सबका साथ सबका विकास, की जो गवर्नमेंट है वो सबके डेवलपमेंट के लिए काम करेगी। बट बाकी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता, वहां सिलेक्टिवली काम करा जाता है। तो जब बात आती है बच्चा कंपैरिजन की, तो ये कंपैरिजन हमें देखने को मिलता है डेमोक्रेसीज और अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में। सो आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर यहां पर क्लियर हुआ होगा। आज के इस क्लास में, आज के सेशन में हम लोगों ने क्लास 7th SST न्यू बुक का चैप्टर नंबर 9 इन डिटेल जाकर के डिस्कस करा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट्स में अपने डाउट्स पूछें और मुझे मेक श्योर करके बताएं कि आपको यह सेशन कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी आई लव यू ऑल, गौतम लखानी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच मेरे मंचकिन्स, थैंक यू सो मच मेरे लाडलो। अब मिलेंगे अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।